डियर फ्रेंड्स टीचर्स। आज मैं आपके साथ जर्नल पेपर 1 के रीसेंट अटेम्प्ट के 25 जून में जो एग्जामिनेशन हुए थे उसके क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी आप मेरे सेशन से जुड़ने वाले होते हो, आप अपनी नोटबुक, डायरी, नोट्स लेके आइए और उसमें लिखिए आज हमने कवलप्रीत मैम के साथ कौन से टॉपिक्स डिस्कस कीजिए करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टाइप्स would require to carry out an activity or produce a product in order to demonstrate learning। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा असेसमेंट टाइप है जिसमें जरूरत होती है टू कैरी आउट एन एक्टिविटी, कुछ करके दिखाना, या प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, या बना के दिखाओ कुछ, क्योंकि आपको बताना है कि उससे लर्निंग हो रही है। ओके, अब ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? टीचिंग एप्टीट्यूड, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है पेपर 1 का, उसमें से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। असेसमेंट का इवैल्यूएशन टाइप्स अगर आपने स्टडी की हो तो उसका ये सिलेबस है। तो अब हमें ना, जब ये क्वेश्चन पढ़ रहे तो क्या इसमें कुछ हिंट है मेरे पास? क्या मैं क्वेश्चन में से कुछ मतलब निकाल सकती हूँ? तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which of the following assessment types would require to carry out an activity or produce a product in order to demonstrate learning? ठीक है, अब ये जो demonstrate learning है, कुछ जिससे दिखाया जाए, तो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनना चाहिए परफॉर्मेंस असेसमेंट। जब आप डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग वर्ड पढ़ रहे हो तो उसमें से आपको हिंट आना चाहिए कि परफॉर्मेंस असेसमेंट ही करेक्ट आंसर बनता है। ओके, तो ये हिंट था क्वेश्चन में से। कॉमन सेंस आप लगा सकते थे कि आप जब डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे अगर मुझे किसी की राइटिंग स्पीड देखनी है तो मैं बोलूंगी आप लिख के दिखाओ, किसी की टाइपिंग स्पीड है तो टाइप करके दिखाओ। तो आप क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो। तो अब ये क्या है ना, मुझे ये करेक्ट आंसर मिल गया। हियर द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, बट आई ऑलवेज से, I always repeat and I always suggest all my candidates that when you have able to find out the correct answer, ensure that you study all the 4 options which are given in the क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आज आपको ये इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया है, मतलब परफॉर्मेंस असेसमेंट करेक्ट आंसर बनता है। कल आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट पर क्वेश्चन होगा, तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है। तो कुछ मैं आपके साथ जो कॉमनली बहुत बार यूज होते हैं वो आपके लिए टॉपिक्स, मतलब वो इसकी कंटेंट में बता रही हूँ, वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर तो सबसे पहले, अगर आपने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया, या आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए, या पहले सुन लीजिए, फिर से आप कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। तो आप देख लो कि इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए 4। तो अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आ जाइए, साथ में पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, और साथ में अपने नोट्स बना के मेहनत भी कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आप मार्क कर दो 4। अब कुछ है जो टॉपिक्स जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें से देखते हैं जो कॉमनली हर बार पूछे जाते हैं। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या रहता है कि आप है ना, ऑनगोइंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द कोर्स, आप बच्चों को इवेल्युएट, जज करते रहे, उनको मॉनिटर करते रहे। ठीक है, जैसे कोई भी चीज है ना, जैसे मैं क्लास में डिस्कशन कर रही हूँ या फिर मैं क्विज कर रही हूँ, कुछ भी जो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग को इवेल्युएट करने के लिए हेल्प करता है। इससे क्या होता है फायदा फॉर्मेटिव का, कि आपकी लर्निंग इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, तो इससे मुझे पता लगता है तुरंत फीडबैक। अब जैसे अगर मैं लाइव सेशन ले रही हूँ, तो अगर आप मुझे तुरंत बता रहे हो मैम हमें नहीं समझ आ रहा है, या मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और आप आंसर कर रहे हो, तो मुझे समझ आ जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि फॉर्मेटिव में हमेशा इंप्रूवमेंट लर्निंग होती है, इंप्रूव लर्निंग होती रहेगी। तो हियर आई हैव, मतलब वेरी इन क्रिस्प और ऐसे इन कंसाइज मैनर आई हैव एक्सप्लेन्ड ongoing assessment during the instructional process to monitor student learning and provide feedback। so the main benefit is you are getting feedback। ठीक है, क्योंकि आप तुरंत उसको असेस कर रहे हो कंटिन्यूस बेसिस पर। अब समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, नाम से याद रखो, ईयर एंड समरी है। जैसे आपको देखना है ग्रेड्स बच्चों को मिले, ठीक है, तो असेसमेंट एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट टू इवेल्युएट द ओवरऑल लर्निंग। ठीक है, आप एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल यूनिट, अब जैसे मेरी क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ सपोज यूजी स्टूडेंट्स को, तो अगर उनका ग्रेजुएशन हो जाता है तो वो जब पीजी लेवल पर जा रहे हैं, तो जब वो पीजी लेवल पर जाने वाले हैं तो मैं उनको फीडबैक दे रही हूँ या कुछ दे रही हूँ, बट वो मेरे पास रहेंगे नहीं उसके बाद, तो उनको मैं कंटिन्यूस इवेल्युएट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो वैसे फिर फॉर्मेटिव में होता है। अब यहाँ पर आप क्या करो, असाइन ग्रेड्स और उनकी अचीवमेंट दे। तो यहाँ पर एग्जांपल जैसे फाइनल एग्जाम है, ईयर एंड, एंड ऑफ टर्म प्रोजेक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, डिसर्टेशन और थीसिस, जो ईयर एंड में असेसमेंट होगी। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव का हमेशा याद रखिए, फॉर्मेटिंग इज ऑन गोइंग, इट हेल्प्स
improve learning because you get feedback, and summative is generally at the year end. Okay, it is summarization of the entire work so that you be assigned grades or your achievement can be determined. Okay, तो ये दोनों है जो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स साथ में बना सकते हो. पहले एक बार आप वीडियो को देख के सुन के फिर नोट्स बना सकते हैं. ठीक है. फिर है डायग्नोस्टिक असेसमेंट. अब देखिए, जब हमारी तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर में जाते हैं, सपोज पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है, आपने कल रात को क्या खाना खाया था, या कुछ पानी खराब आ रहा है, तो ही इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई डायग्नोस. तो सिमिलरली इन केस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट, when it is conducted before the instruction begins to identify students existing knowledge, strength and weaknesses. Okay, so you are trying to identify बच्चों की knowledge, strength क्या है, diagnose कर रही है. और इसमें पर्पस क्या होता है, आपको इससे हेल्प हो जाएगी कि बच्चों में क्या गैप्स है, क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, लर्निंग क्या है. ठीक है. और ये कब होता है डायग्नोसिस, जैसे हॉस्पिटल है में आप एडमिट होने वाले हो तो आपकी बहुत सारी चीजें पूछेंगे कि आपको कौन सी दवाइयां लेते हो, किसी से एलर्जी तो नहीं है. तो वैसे ये प्री टेस्टिंग है, रीडिंग और मैथ्स डायग्नोस्टिक स्किल्स इन्वेंटरी टेस्ट. ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट है. नेक्स्ट चलते हैं प्रोग्नोस्टिक. अब इसके नाम से क्या समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है तो कोशिश करिए वोकैबुलरी भी बिल्डिंग करने की. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होता है, यू कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर परफॉर्मेंस और सक्सेस इन लर्निंग टास्क सच एज एप्टीट्यूड टेस्ट, एंट्रेंस एग्जाम. सो व्हाट यू आर बेसिकली ट्राइंग टू find out through a prognostic assessment is you can predict और forecast the potential learning outcomes. ठीक है. IQ टेस्ट से आपको क्या फाइंड आउट होता है, एंट्रेंस एग्जाम जैसे दे रहे बच्चे, तो डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक. ठीक है. तो पहले वाले में हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेटिव है, ऑनगोइंग है, थ्रू आउट है, सबमिटिव, ईयर एंड है. डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, जब हम पहले से हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई करे या कुछ प्रॉब्लम है तो डायग्नोस करें, और प्रोग्नोस्टिक में हम पोटेंशियल को मतलब फाइंड आउट करने की कोशिश करें. नेक्स्ट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्राइटेरिया रेफरेंस और नॉन रेफरेंस. कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करा रही हूँ तो आप वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ, तो आपको भी फायदा होगा. और बुक और डायरी जरूर लेके आइए साथ में. ठीक है. आप देखिए, क्राइटेरिया रेफरेंस और नॉन रेफरेंस, अभी दोनों का मतलब क्या है हमें पता होना चाहिए. अब क्राइटेरिया के नाम से ही समझ आना चाहिए कि फिक्स एक क्राइटेरिया लगा देते. ठीक है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप ड्राइविंग टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए आप ऐसे ऐसे करोगे तो ही उसमें पास हो जाओ. या तो फिर अभी जैसे यूजीसी नेट का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जिसको आप पढ़ते हो कि 40% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, बट ये क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं जो मेरिट लिस्ट पर लगते हैं, तो 40% तो आने चाहिए ऐसे लिखा होता है. तो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया. ठीक है. तो व्हाट इज क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट, it measures the student's performance against a fixed set of criteria. So you have already decided the standards. इतना मीट हुआ तो ही. ठीक है. And what is the purpose? It helps you determine whether the student has achieved specific skills or knowledge. ओके. और यहाँ पर अभी एग्जांपल मैंने दिया पासिंग ड्राइवर टेस्ट और यूजीसी नेट. अब दूसरा आप देखिए, नॉन रेफरेंस में क्या होता है, यू आर कंपेयरिंग वन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद द अदर. ठीक है. 100 बच्चे बैठे तो 100 में से फर्स्ट कौन आया, तो रैंकिंग. अब जैसे नेट का एग्जामिनेशन कॉमर्स का 2 शिफ्ट्स में होता है, सो टू normalize the marks because the question paper is different. So to normalize the marks, the result is declared in percentile. तो percentile score है, जैसे कॉम्पिटिटिव वॉइस का एग्जांपल है, तो याद रखिए क्राइटेरिया के नाम से क्राइटेरिया है, तो 40% क्राइटेरिया, 70% क्राइटेरिया वो डिसाइडेड है. आप कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा रहे हो तो आपने डिसाइड किया है कि उनके कपड़े आप देखेंगे, चेहरा देखेंगे, तो यू हैव ऑलरेडी सेट योर स्टैंडर्ड्स. बट नॉन रेफरेंस में क्या हो रहा है, यू आर रैंकिंग द स्टूडेंट्स वन कंपैरिजन टू द अदर. ओके. तो आप इतना याद रखिए, आपके आंसर रॉन्ग नहीं जाएंगे. तो इतने आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो क्राइटेरियन में क्राइटेरिया होना चाहिए कुछ, नॉर्म में आपके पास क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कंपेयर हो रही. तो आप याद रखिए कि इतने कॉमन टाइप से, तो यहाँ पर फॉर्मेटिव सबमिटिव मैंने आपको बता दिया, परफॉर्मेंस सही आंसर था. अब आज के लिए आज आपके पास होमवर्क है, पोर्टफोलियो असेसमेंट कुछ होता है, अगर होता है तो उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए. ठीक है. जरूरी नहीं ऑप्शंस में जो दिया तो हो, इसमें जैसे हम मॉडलिंग के लिए अगर कोई जाता है तो अपना पोर्टफोलियो बनाता है, वैरायटी है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसके बारे में. ठीक है. तो एक ही क्वेश्चन में आप 4-5 टॉपिक्स कवर कर लेते हो, 4-5 हेडिंग्स में बोलूंगी. और आज आप, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो याद रखिए, जब आप ये पढ़ रहे हो, आज आपकी ड्यूटी की आज ही टॉपिक को आप फिनिश कर दो. ठीक है. कंप्लीट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो. एंड शो दैट वेन एवर यू आर रीडिंग समथिंग, okay, what you are doing is you are trying to solve some MCQs also. आप मेरे चैनल पर आओगे, मेरी प्लेलिस्ट देखोगे, पेपर 1 पेपर 2 में क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, साथ में पढ़ा देती हूँ ये कॉन्सेप्ट्स. ओके. तो ऐसे आपके एक आप कंटिन्यूटी रखिए कि आपने आज अगर ये क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किया है, इसको रिलेटेड आप सारे टॉपिक्स आज खत्म कर दो. ओके. तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बता दिया, आपको 4 टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करा दिए. तो यहाँ पर देखिए मैंने डिटेल में दिया है. एग्जाम्पल, साइंस की टीचर है वो कंडक्ट कर सकते एक्सपेरिमेंट,
सोशल साइंस के टीचर है तो रोल प्लेइंग करा सकते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. सो बेसिकली व्हाट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट? इट इज अ टाइप ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड स्किल्स. तो आपको डेमोन्स्ट्रेट करने, तो वही अगर आप जाओगे क्वेश्चन पर तो उसमें कीवर्ड में दिया था, क्या दिया था आप देखिए, कैरी आउट एन एक्टिविटी और प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग. अगर इतनी कॉमन सेंस अगर हम यूज करते तो हमारा आंसर करेक्ट बन जाता. ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल दिया, आप डिटेल में पढ़ सकते हो. मैं पॉज या वीडियो को, तो यहाँ पर अब अगली बार क्वेश्चन कैसे आएगा, कुछ स्टेटमेंट्स दी होगी आपको, या तो मैथ का कॉलम आ सकता है फॉर्मेटिव समेटिव, या फिर कुछ स्टेटमेंट्स में आपको फॉर्मेटिव दिया होता है, जैसे क्लास क्विज दिया होगा, फिर सेकंड में आपको डिस्कशन दी होगी, फिर थर्ड में आपको दिया होगा कि फाइनल एग्जाम है, तो आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो कौन सा इसमें से फॉर्मेटिव है या कौन सा फॉर्मेटिव नहीं है, कौन सा सबमिटिव है. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार नेट सेट में आ चुके हैं. एंश्योर दैट यू सॉल्व द पास्ट पेपर्स, यू डाउनलोड देम फ्रॉम द वेबसाइट. एनटीए की वेबसाइट पर है, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया आप कैसे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए. चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर. इन द लाइट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन अरेंज द फॉलोइंग क्लासरूम क्वेश्चंस. ठीक है, इन द लाइट ऑफ मतलब कॉग्निटिव डोमेन के बारे अरेंज करिए फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब उन्होंने ऑर्डर दिया है ए टू ई इन द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर. अब सबसे पहले तो हमको पढ़ लेना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर क्या है. नेट के क्वेश्चंस में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं सीक्वेंस लगाने को, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है. तो ये क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए, अगर आपने यही मिस कर दिया तो आंसर आपका गलत बन सकता है. ठीक है, चलो बोल रहे अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, रिमेम्बरिंग. तो ये आपको याद रखना है कि उन्होंने ऑर्डर पूछा है. अब है ना वो कॉग्निटिव डोमेन, अगर कॉग्निटिव डोमेन आपको नहीं पता है तो वो हमको पहले पढ़ लेना है. कौन से टॉपिक से ये भी नहीं पता है तो वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए. ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है असेंडिंग ऑर्डर, तो उसका मतलब होता है आप लोवेस्ट से हाईएस्ट में जाए. ठीक है, जैसे ए टू जेड जा रहे, स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर पर जहां हो सकते हैं, सबसे अर्ली डेट से लास्ट डेट तक लेटेस्ट पर आ सकते हैं, और अल्फाबेटिकल में ए टू जेड होता है. तो हम यहाँ पर जब ये पूछ रहे हैं आपको जाना है लोवेस्ट फॉर्म से. असेंडिंग मतलब यहाँ पर इस लोवेस्ट टू हाईएस्ट फॉर्म में जाना है आपको. ठीक है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट. तो अब आपके पास यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन दिए. अब अगर आपने ये डोमेन पढ़ा है तो आपको आंसर आना चाहिए. चलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप कुछ मार्क्स से कम होके क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जाइए, बट अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमेशा पहले कंटेंट को पढ़िए. अब कॉग्निटिव डोमेन क्या है, ये 3 डोमेन्स में से जो बेंजामिन ब्लूम ने दिए, इनको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी देते हैं. आजकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नेट के क्राइटेरिया में हो या फिर मैं आपको बोलूँ आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है तो वी फॉलो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी. सो व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन? Cognitive domain means something related to mental skills and knowledge. Okay, what is affective domain? It is related to attitudes and emotions. And what is psychomotor domain? Your physical skills. ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि इन तीनों के आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए, क्योंकि हर जब हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं तो हमें ना चीजें याद हो जाती है. और मैं हमेशा कहती हूँ अपने सारे टीचर्स को, कैंडिडेट्स को, कि जब आप टीचर बन जाते हो, आप बच्चों को पढ़ाते हो, तो आपको याद रखना है कि आप उनको एग्जाम्पल्स दीजिए. आप जितने एग्जाम्पल्स दोगे बच्चों को उतनी जल्दी रिलीज लर्न हो जाता है. ठीक है, तो उनको भी प्रेशर नहीं बनता है. तो यहाँ पर अभी देखिए कॉग्निटिव डोमेन मैंने बताया आपको मेंटल स्किल से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है और थिंकिंग प्रोसेस से. ओके, अब जैसे मैं बच्चों को याद करवा रही हूँ कि आप मुझे यूनिवर्स के बारे में बताइए, कुछ प्लैनेट्स के बारे में बताइए. तो प्लैनेट्स में आपको फिर उनके नाम जपो, सपोज कितने प्लैनेट्स है या सोलार सिस्टम कैसे काम करता है वो पूछे. तो ये चीजें कुछ ना मेमोरी बेस्ड है, तो ये कॉग्निटिव है. इसमें अब बच्चे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे दिमाग लगाने की, लर्न करने की, रिकॉल करने की. ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉग्निटिव. अगर मैं इफेक्टिव डोमेन की बात करूं तो इफेक्टिव डोमेन में कैसा होता है, जैसे बच्चों के इमोशंस, एटीट्यूड्स, उनके वैल्यूज, उनके फीलिंग्स. ठीक है, अगर अब जैसे मैं बोलूँ हम एनएसएस एक्टिविटी करते, कुछ बच्चे उसको दिल से करते, वो प्लांट्स लगाने जाते हैं या फिर रैली निकालते हैं, रोड सेफ्टी ड्राइव होती है. तो ये सब किसके लिए? बिकॉज दे फील दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टू द कॉलेज, और मे बी दे हैव सर्टेन इमोशंस, एटीट्यूड्स, उनकी वैल्यूज, फीलिंग्स है. तो वो सब आ जाएगा आपके इफेक्टिव डोमेन में. इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझ आएगा तो, जैसे अगर हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो सारे बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा उनका एटीट्यूड कैसा है. साइकोमोटर डोमेन कैसे रहता है, जहां पर फिजिकल मूवमेंट होती है, कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स है. ठीक है, अब जहां पर हम क्या कर सकते हैं, किसी को देख के सीख सकते हैं. जैसे अगर हमें लर्न एंड अर्न बच्चों को कराना है, तो सपोज हमको मोबाइल रिपेयरिंग या फिर कार रिपेयरिंग सिखा रहे, तो वो देखेंगे, सीखेंगे और करेंगे, या लैब एक्सपेरिमेंट्स करा रहे. ठीक है, जहां पर आप इमिटेट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, आर्टिकुलेट कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन. ये आप जब पढ़ोगे ना ब्लूम्स टेक्सोनॉमी तो समझ आएगा.
तो इन शॉर्ट आपको क्या लगता है, कॉग्निटिव डोमेन किससे जुड़ा है, मेंटल स्किल्स नॉलेज से, अफेक्टिव डोमेन जुड़ा है एटीट्यूड्स और इमोशन से, और साइकोमोटर है फिजिकल। इजी टू रिमेंबर, कॉग्निटिव मतलब दिमाग, ठीक है, अफेक्टिव मतलब इमोशंस, एटीट्यूड ए से अफेक्टिव, ए से एटीट्यूड, साइकोमोटर पी से, और फिजिकल स्किल्स। तो ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन फोकसेस ऑन थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एक्विजिशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इंक्लूड्स हाउ स्टूडेंट्स प्रोसेस एंड यूज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको देखिए एक ही स्लाइड में कितनी सारी चीजें। अब ये देखिए क्वेश्चन जो पूछा था उसमें मैंने मीनिंग बताया पहले। रिमेंबर मतलब क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू रिकॉल द फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, सपोज आप बोलो उनको लिस्ट डाउन करने को, मेमोराइज करने को। आज तक हम एबीसीडी कैसे गा रहे जो बचपन में सिखाया था, गुड मॉर्निंग टीचर, आज तक वैसे ही बोल रहे। तो ये कुछ चीजें जो हम वैसे ही करते जाते हैं, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम बेसिक आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, समराइज, ठीक है, ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। अप्लाई होता है यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशंस। कीवर्ड्स है जैसे यूज, इंप्लीमेंट, सॉल्व, डेमोन्स्ट्रेट। ओके, फिर एनालाइज, यू ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप्स। कीवर्ड्स है जैसे कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एग्जामिन, एग्जामिन या जो, फिर टेस्ट, ठीक है। तो एनालाइज आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इवेल्युएट, यू जस्टिफाई डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन, जैसे जज, आर्ग्यू, क्रिटिक, ठीक है। क्रिएट, प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क, कीवर्ड्स, डिजाइन, कंस्ट्रक्ट, डेवलप, ऐसी सारी चीजें। अब इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन पेपर भी बनाते हैं। जैसे अब मैं बोलूं रिमेंबर, आप उनको बोलते हो सिर्फ मेंशन या गिव मी ओनली 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, तो वो तो रटने वाली चीजें भी है, ठीक है। अभी किसमें मैं उनको इन डेप्थ लिखवा रही हूँ या उनको बोल रही हूँ आप समझ, आपको क्या समझ आया, या आप आंसर क्रिटिसाइज करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे क्रिटिक, इवेल्युएट, तो कौन से लेवल, केस स्टडी आप दे रहे हो तो वो क्या करेंगे, उनका ब्रेन यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स का कोई सॉल्व करा रहे हो तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, आप जैसे बोल रहे हो ऑफलाइन शॉपिंग ऑनलाइन, तो कंपेयर करेंगे, तो एनालाइज, तो ऐसी चीजें हमको कर। अब यहाँ पर याद रखिए लोएस्ट फॉर्म होता है रिमेंबर, क्योंकि वहां से आप रटवा रहे हो, बच्चों की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, एक स्टेज पर रटवाना ही जरूरी है, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग। ओके, एबीसीडी हम रट के आए थे, क्यों, क्योंकि तब हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं थी। फिर हमने समझा कि 2+2 क्या है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ से लोएस्ट फॉर्म आपका आ जाएगा रिमेम्बरिंग, ठीक है। असेंडिंग पूछा तो मतलब लोएस्ट, तो रिमेम्बरिंग से आपके पास क्या आ जाएगा, ई। तो ई सबसे पहले होना चाहिए। अगर आप मेरी तरह से स्ट्रेटेजी लगाते, क्वेश्चन को समझ पाते, लोएस्ट मतलब क्या, और रिमेम्बरिंग को क्यों एकदम लोएस्ट फॉर्म पर बोला है, तो आपका करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही बनना था, तो ई ए डी सी बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना होता बच्चों। और याद रखिए कि आप कभी भी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़िए, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रही है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है। याद रखिए कि हमको कल जाके आने वाली जनरेशन को पढ़ाना है, और हमें हमेशा जब हम टीचिंग लर्निंग में रहते हैं तो हमें एक लाइफ लॉन्ग लर्नर है। ओके, तो कॉग्निटिव डोमेन पर यहाँ पर सबसे पहले आता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे लोएस्ट फॉर्म पर है रिमेम्बरिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ओके, तो अब ये इसमें ना कॉग्निटिव डोमेन है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रिवाइज भी हो चुकी है। अगर आपके पास वो करेक्ट आंसर नहीं है तो आप अपने आप को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। और उसका हाईएस्ट फॉर्म क्या है, लोवेस्ट फॉर्म क्या है, ये जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 6 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, और उन्होंने इसको कैसे डिवाइड किया है ये आप देख सकते। ओके, मैंने एग्जांपल्स के साथ दिया है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने आज आपके साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, बट आप याद रखिए ये 2 क्वेश्चंस में मैंने आपको दोनों में 3-3 के ऊपर कॉन्सेप्ट समझाए। तो आप मेरे साथ 10 मिनट जुड़े थे, बट आपकी आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे की लर्निंग हो गई। तो पढ़िए इस तरीके से कि आगे जाके किसी और को पढ़ा सके। ओके, तो आई होप सो आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको लगता है मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ किसी चीज के लिए, तो मुझे मैसेज कीजिए। कोई टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपके साथ शेयर कर, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मे यू आर क्वालिफाई। सीएसआईआर वालों के फॉर्म्स आउट चुके हैं, तो यूजीसी के फॉर्म्स भी एनी टाइम एक्सेप्टेड है। आज हम अक्टूबर में आ चुके हैं, तो हमारे पास मुश्किल से 2 महीने पढ़ने के लिए। जब भी वैकेशन आएगी पढ़ना जरूर स्टार्ट कीजिए, और आप क्वालिफाई हो जाते हो तो मुझे भी मैसेज कर। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, मे यू ऑल क्वालिफाई।